हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट जो है सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताया जाएगा। और इससे पहले हम सब्जेक्टिव का सभी सेट, क्वेश्चन बैंक, प्रोजेक्ट परक सब बना दिए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। पहला क्वेश्चन है, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। तो आप लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। तो इसमें क्या हुआ, तो कृषि अर्थव्यवस्था इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, क्योंकि जो इसमें काम कर रहे थे लोग वो सब युद्ध में चले गए, जानवर सबको भी युद्ध में ले जाया गया और बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखिए क्या क्या लिखना है इसमें। प्रथम विश्व युद्ध ने कृषि अर्थव्यवस्था पे कई तरह से असर डाले। पहला, युद्ध के दौरान कृषि और खाद्य वितरण पर दबाव पड़ा। दूसरा, युद्ध के कारण लोग और घोड़े खेती के काम से दूर हो गए। नौसैनिक नौकेबंदी के कारण खाद्य आयात में कमी आई। युद्ध के दौरान कृषि उत्पाद में कमी आई और कीमतें बढ़ गई। युद्ध के बाद किसानों पर भारी कर्ज था। यहाँ ये लिख देना, ग्रामीण की आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में डूब गए। तो 5 पॉइंट ही आपको लिखना है जो आपको अच्छा लगे इससे याद करके। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका को चर्चा करें। देखिए, गुटेनबर्ग जो है ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक था और ये जर्मनी से संबंधित था। तो योहान गुटेनबर्ग ने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1448 ईस्वी में किया। इसे गुटेनबर्ग प्रेस के नाम से जाना जाता है। गुटेनबर्ग रोमन वर्णमाला, जो इंग्लिश अक्षर है आपका, के सभी 26 अक्षरों की आकृति बनाई तथा उन्हें इधर उधर मूव कराकर शब्दों के निर्माण पर प्रयास किया। इसी कारण इसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना जाता है। यह विधि अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। इस मशीन से कम समय में अधिक किताबों का छपना संभव हुआ। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकते थे। इसमें छपने वाली पहली पुस्तक बाइबिल था। 3 वर्षों में उसने बाइबिल की 180 प्रतियां छापी, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज थी। अगला, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। देखो, पेड़ पौधे को बहुत कई तरह से काटाया जाने लगा। जैसे बहुउद्देश्य परियोजना हुआ, घर बनाना है, सड़क बनाना है, खाद्यान्न आपूर्ति चाहिए, तो इससे पेड़ पौधे खत्म हो रहा है। तो देखिए, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। पहला, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। दूसरा, अतिचारण पर रोक लगाना है। और तीसरा क्या करेंगे, पुनः वन रोपण करेंगे, मतलब काटे गए वृक्ष के स्थान पे नए पेड़ को लगाएंगे हम लोग। देखो लिखा है। उसके बाद ये लिख देना, वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या करना है, वन की उपयोगिता और महत्व के बारे में लोगों को जानकारी देना है और क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। इससे हम लोग जंगल को बचा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं? मोटे अनाज मिलेट, इसे मिलेट कहा जाता है। से तात्पर्य पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि पर उगाई जाने वाली फसलें। इसमें कुछ खाद्यान्न है और कुछ चारे की फसल। ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ और मकई की गिनती मोटे अनाज में की जाती है। एग्जाम में आ सकता है ये सब। एग्जाम्पल, ज्वार, बाजरा, रागी जिसको मड़ुआ बोलते हैं, मकई, ये सब मोटे अनाज में आता है। अगला, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? लोकतांत्रिक सरकार मतलब लोकतंत्र हुआ, जिसमें क्या करता है, लोग चुनाव के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान करके जो है अपने उम्मीदवार को चुनता है। तो क्या होगा, देखिए इधर, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इसके पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। क्योंकि सामाजिक टकराव, यहाँ पे क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, उसके बीच सत्ता का बांटा जाए और ये लोग दर्रों में रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? निम्नलिखित कारणों से सामाजिक असमानता या जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में बाधा बनती है। पहला, सामाजिक
असमानता या जातिवाद से ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है, एक जाति का दूसरे जाति के द्वारा उत्पीड़न व शोषण होता है, यह वातावरण लोकतंत्र के लिए बड़ा बाधक है। जातिवाद में क्या हुआ, छोटा जाति जो है वो शोषित होता है बड़े जाति के द्वारा। सामाजिक असमानता या जातिवाद के कारण जनता विभिन्न वर्गों में बढ़ जाता है, उसमें अनेक भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं और देश की एकता नष्ट हो जाती है। सामाजिक असमानता या जातिवाद के कारण लोग वोट भी इसी आधार पर देने लगते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है। अभी भी वोट में जातिवाद हम लोग को भारत में देखने को मिलता है। चलिए आगे, चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, चुनाव चिन्ह जारी करवाता है, वोटों का गिनती करवाता है, प्रत्यक्ष और निष्पक्ष चुनाव करवाता है, यही सब है। सरकार को परामर्श देता है, तो आपको लिखना है। भारत में चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्य है। पहला, चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण। दूसरा, मतदान सूची तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना, सरकार को परामर्श देना। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। इसके बारे में भी अगर आपको लिखने का मन है तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इंटरनेट से क्या लाभ है? ये तो आप लोग सब जानते हैं। इंटरनेट द्वारा आप सभी प्रकार की जानकारी जिन्हें आप जानना चाहते हैं आप एकदम से कर सकते हैं। शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट से, पढ़ाई कर सकते हैं और खबर न्यूज़ देख सकते हैं ऑनलाइन, यही सब है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। जर्मनी एकीकरण और इटली एकीकरण, ये एग्जाम में आपका आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। उसका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उसकी योजना असफल हो गई। इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। प्रशा के मुख्यमंत्री कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन है? विलियम प्रथम, प्रशा का राजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, आप लोग सब जानते हैं। 1922 में ये खत्म हुआ चोरी चोरा कांड के बाद। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होकर 1922 को समाप्त हुआ। इसमें महात्मा गांधी जो है प्रमुख नेता था, याद रखिए। असहयोग आंदोलन का महत्व, असहयोग आंदोलन ने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन करके भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक बड़ा बदलाव किया। इसने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट किया और दिखाया कि सामूहिक कार्रवाई से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती है। असहयोग आंदोलन का प्रभाव, इस आंदोलन से जनता में नया उत्साह उत्पन्न हो गया। हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लगे। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया। इसमें कुछ ना कुछ आपका एग्जाम में एकदम आएगा ही। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुउद्देश्य परियोजना की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाएं। दामोदर वैली कारपोरेशन DUC का उदाहरण देकर इसके विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन करें। देखिए बहुउद्देश्य नदी परियोजना क्या है? जैसे नदियों का निर्माण, बांध नदियों पे क्यों बनाए जाते हैं? बहते जल को रोकने, जल की दिशा बदलने के लिए बांध बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार उसी में बहुउद्देश्य नदी परियोजना आता है, जिसका बहुत सारा उद्देश्य है। जैसे बांध बनाए तो हम लोग सिंचाई करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नौ संचालन करेंगे, मछली पालन करेंगे, तो वही सब है इसमें। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है दामोदर वाला, दामोदर घाटी परियोजना को अंजाम देने के लिए 18 फरवरी 1948 को दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना की गई। इस परियोजना के तहत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 विद्युत गृह और 3 ताप विद्युत गृह बनाए गए। दामोदर घाटी परियोजना के लाभ क्या हुआ? दामोदर घाटी को बंगाल शौक कहा जाता था। बंगाल का शौक है दामोदर नदी, क्योंकि बाढ़ इससे आता था, क्योंकि यह नदी बार बार बाढ़ लाती थी। इस परियोजना ने इस बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद की। इस परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इस परियोजना से 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस परियोजना से जल परिवहन और मछली पालन की सुविधा मिलती है। अगला, संघीय सरकार की विशेषता क्या है? तो संघीय सरकार जैसे कि भारत और अमेरिका में है कि मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। संघीय सरकार में शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्यों में स्पष्ट रूप से होता है।
हर एक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, इस प्रकार की सरकारों में संविधान लिखित और कठोर होती है, जिसे बदलना इतना आसान नहीं होता। उसे बदलने में एक निश्चित संख्या में राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। इस प्रकार की सरकार में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, ताकि वह केंद्र और राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटार बिना किसी पक्षपात से कर सके। इतना ही आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है, इस प्रकार की सरकार में जैसे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में बाकी बची हुई शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त है। चलिए आगे, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? तो सबसे पहले चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल क्या होता है? समान तरह के लोगों का समूह जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। तो देखिए क्या लिखा है, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल के उम्मीदवार का चयन दल के नेता द्वारा अपने सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपने नीतियों को क्रियान्वित कर सके। सरकारी नीति का दिशा निर्देश। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदान के सामने रखता है। जनता इनमें से अपने पसंद की नीतियां अथवा कार्यक्रम को चुनती है, जिससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। कानून निर्माण। राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होती है, जिससे राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला, सरकार का संचालन। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपने नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं। चलिए आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर दूसरा सेट। 5 सेट आप लोग कर लीजिए ध्यान से, जो समझ में आए ठीक है, नहीं तो उसको रट लीजिए 2-4 क्वेश्चन को। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत वर्णन करें। भारत में सड़कें विभिन्न प्रकार की होती है। सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिले की सड़कें, गांव की सड़कें तथा सीमा सड़कें के रूप में बांटा जाता है। तो सबसे पहले क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? जो राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है, जैसे झारखंड को बिहार से जोड़ दिया, रांची को पटना से, इस तरह का होता है। राष्ट्रीय महत्व की सड़कें ये एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती है। इस महामार्ग का निर्माण, कार्य एवं रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगला, राज्य महामार्ग। इसका निर्माण और रख रखाव का दायित्व राज्य सरकार को होता है। ये मार्ग राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ती है। जिले की सड़कें। जिला मुख्यालय को जिले के विभिन्न नगरों व कस्बों से जोड़ा जाता है। गाँव का सड़कें। गाँव का निकट कस्बा और नगरों से जोड़ता है। अगला, सीमा सड़क। सब समझिए, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हुआ? एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। राज्य महामार्ग क्या हुआ? ये जिला को राज्य से जोड़ेगा, जैसे देवघर से रांची, दुमका से रांची, गिरिडीह से रांची, तो गोड्डा से रांची, सबको जोड़ेगा ही। जिला की सड़क क्या करेगा? एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ेगा। गांव की सड़क क्या करेगा? गांव से जो है निकटतम जो कस्बा है या नगर उसको जोड़ेगा। सीमा सड़क जो बॉर्डर के आसपास होता है, इसका निर्माण देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। आज सीमा सड़क संगठन ने अपनी गतिविधियों को अन्य क्षेत्र में फैला रखा है। चलिए अब आगे, ये महामैराथन क्लास है, एक ही क्लास में आपका सब खत्म कर देंगे। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी देश के प्रति प्रेम और एकता की भावनाओं को बढ़ावा देता है। जैसे हम लोग अपने देश को पसंद करते हैं, वही है राष्ट्रवाद। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? इंग्लैंड की टोरी सरकार ने 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन का अध्यक्ष है सर जॉन साइमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, मानव निर्मित संसाधन आप लोग सब जानते हैं, स्कूल, कॉलेज, आपका उद्योग, मशीन, मकान, सड़क, कलम, कॉपी, फोन। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का मतलब है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद अलग अलग जीवित चीजें। चलिए आगे देखते हैं। सामुदायिक सरकार क्या है? तो सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव जो है एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय। ऐसी सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है। चलिए, शहरीकरण किसे कहते हैं? देखो, ग्रामीण इलाकों से निकल कर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है। इसका मुख्य कारण है, सबसे पहले शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार का अवसर है, ये सब है। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है? देखो, भारत देश में पैसा अधिक है, आदमी कम है। सब देश में इसी तरह होता है। जैसे आप लोग अपना घर ही देख लीजिए, 4 आदमी है तो वहाँ 4-5 लाख है कम से कम। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है? जब कुल राष्ट्र आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जो राशि प्राप्त होता है उसको प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहा जाता है। चलिए आगे, बाजार का अर्थ क्या है? बाजार का अर्थ क्या है? बाजार कोई भी एक स्थान हो सकता है जहाँ क्रेता विक्रेता जो है अपने अपने वस्तु क्रय विक्रय करने के लिए तैयार है। तो बाजार से अभिप्राय किसी स्थान से होता है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, ये भी लिख सकते हैं। अगला,
नारीवाद से आप क्या समझते हैं? नारीवाद एक आंदोलन है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानता है और उन्हें समान अधिकार और अवसर देने की मांग करता है। नारीवाद का मकसद समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करना और महिलाओं के लिए एक बेहतर समाज बनाना होता है। चलिए आगे देखिए, पैकेटिंग से आप क्या समझते हैं? पैकेटिंग मतलब ये एक विरोध प्रदर्शन का तरीका है जिसमें क्या किया जाता है, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर जाने का रास्ता को लोग रोक देते हैं। अगला, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो देखिए, वर्षा जल संग्रहण का मतलब है बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसका इस्तेमाल करना। यह एक पारंपरिक और सस्ती तकनीक है। इसमें आएगा, घर की छत पर टंकी बना सकते हैं, नलकूप, गड्ढे, कुएं, तालाब, बांध बना सकते हैं, भूमिगत टैंक बना सकते हैं। अगला, भारत के दो शुष्क खाद्यान्न फसल क्या है? गेहूं और चावल। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? समान तरह के लोगों का समूह होता है राजनीतिक दल, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। अब आगे देखो, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुंचाना और संचालन में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में राजनीतिक दल क्या है? कांग्रेस है, बीजेपी है। संघवाद क्या है? तो संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी शक्तियों का विभाजन एक केंद्र सत्ता और उसके विभिन्न इकाइयों में होता है। चलो आगे देखो, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास क्या है? एक सम्मानपूर्ण, स्वस्थ तथा अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी के लिए अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता को विकास कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के दो कार्य क्या है? WTO के दो कार्य क्या है? पहला कार्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये आ सकता है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है? WTO के व्यापार समझौते को कार्यान्वित करना, देशों के बीच व्यापार संबंधी बातचीत को एक मंच प्रदान करना। अगला, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद एक लातिन भाषा का शब्द लिबर से बना है। लातिन माने लेटिन भाषा का शब्द, जिसका अर्थ है आज़ादी या आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ष के विशेषाधिकार की समाप्ति तथा संविधान और सांस्कृतिक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। पादरी वर्ग मतलब होता है जो बड़े कुल का होता है, वही होता है। चलिए अब आगे देखिए, बहिष्कार के विचार का क्या अर्थ है अथवा बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ है? बहिष्कार मतलब क्या हुआ? बहिष्कार मतलब होता है एक तरफ से त्याग देना। देखो, बहिष्कार विरोध का एक गांधीवादी रूप है। बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखना और जुड़ने से इनकार करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को कई चीज़ों का बहिष्कार अर्थात विरोध करने के लिए कहा, जैसे विदेशी वस्तु का बहिष्कार, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार। अगला, बांध निर्माण एवं बहुउद्देश्य परियोजनाओं के क्या उद्देश्य है? बहुउद्देश्य परियोजना या बांध क्या है? देखो इधर बांध होगा, यहाँ बंद लिखा गया है। बांध बहते जल को रोकने और जल की दिशा बदलने के लिए बनाए जाते हैं। बांध निर्माण एवं बहुउद्देश्य परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या उद्देश्य है? पहला, विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौ संचालन और मछली पालन। अब आगे चलते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले उत्पादन में खाद्य पदार्थों की अधिकता होती है, जैसे गेहूं चावल है। खेती में पशु मुख्य भूमिका निभाते हैं। भारतीय कृषि अधिकतर जो है मानसून पर आधारित है। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 नंबरिया में है सब कुछ। चलो अब आगे चलो। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार नियंत्रित करती है? विपक्षी दल क्या हुआ? सत्तारूढ़ दल जो चुनाव जीत गया। विपक्षी दल जैसे बीजेपी, कांग्रेस भारत में चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी जीत गया तो कांग्रेस हो गया आपका विपक्षी दल। तो चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपने अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है? राज्य सूची में कोई 66 विषय सम्मिलित है जो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के हैं। इनमें से मुख्य विषय कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, पुलिस आदि है। इन विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास का क्या उद्देश्य है? मानव विकास का यह उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक एवं सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायक हो। चलिए आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? अभी बताए थे WTO विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका क्या उद्देश्य है?
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं। यंग इटली क्या है, इसकी स्थापना किसने की? यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में जिउसेप्पे मैज़ीनी ने की थी, एकीकृत इटली के विचार को प्रोत्साहन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सब्जेक्टिव भी। दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू किया गया। साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि समुद्री किनारे है, वहाँ की यात्रा की गई थी। अलग मिट्टी संरक्षण के किन्हीं दो उपायों को लिखें, या मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण का उपाय क्या है? तो ढलान कृषि को प्रोत्साहन करना, सघन वृक्षारोपण करना, मतलब कतारबद्ध पेड़ लगाओ जिससे वायु का प्रवाह रुके, अतिचारण को नियंत्रित करेंगे। खरीफ फसल किसे कहते हैं? देखिए ऋतु के अनुसार 3 प्रकार का फसल है, रबी, खरीफ, जायद। खरीफ फसल जिसको मानसून आगमन माने जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इसमें चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, कपास ये सब आएगा। और जबकि रबी फसल को जो है शीत ऋतु मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसमें चना, मटर, सरसों, गेहूँ ये सब आएगा। भारत राष्ट्र कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसका संस्थापक जो है कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे इंडिया गठबंधन था अभी। हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च साक्षरता दर तथा स्वास्थ्य स्तर, पूर्ण रोजगार और उत्तम संरचनात्मक सुविधा। यही सब है हम लोग के देश का विकासात्मक लक्ष्य। चलिए, ये क्वेश्चन तो 2-3 बार बता दिए। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी नियमों को संचालित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम में बिल्कुल ही आएगा 100%। ध्यान से आप इसको देख के जाइए, इधर उधर लीक फीक के चक्कर में मत रहिए, ना तो कुछ नहीं मिलेगा आपका। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता, उसी को बोलते हैं निरंकुशवाद। स्वराज से आपका क्या तात्पर्य है? स्वराज का तात्पर्य स्व शासन या अपना राज्य से है। चलिए आगे चलते हैं। मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है? तो देखिए, संसाधन क्या करता है? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की पूर्ति के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन मानव जीवन को सुखद और सरल बनाता है। खनिज क्या है? तो खनिज पृथ्वी में पाए जाने वाले वे भौतिक पदार्थ है जिसका निर्माण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से हुआ। लंबे भूवैज्ञानिक प्रक्रिया हम लोग लिख सकते हैं। राजनीतिक दल का क्या कार्य है? अभी तुरंत बताए थे, चुनाव के द्वारा सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे चलते हैं। समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है? इसमें कौन से विषय आते हैं? समवर्ती मतलब जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल के कानून बनाता है, उसी को समवर्ती सूची कहा गया। तो समवर्ती सूची ऐसे विषय दे रखे हैं जिसका संबंध दोनों केंद्र और राज्य सरकार से होता है। इन विषयों की गिनती कोई 47 के लगभग है। इसमें से मुख्य दीवानी एवं फौजदारी, कानून, विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा, वन, बिजली और श्रम आती, ये सबसे अधिक आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण बोलते हैं। LPG नीति आया था 1991 में। इसी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया था। समझ गए? चलिए अब आगे देखिए, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एनिमल, मंत्री प्रमुख कावूर और जिउसेप्पे गैरिबाल्डी की क्या भूमिका है, चर्चा करें। चलिए देखिए, अब शुरू करते हैं। इटली एकीकरण की प्रक्रिया। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्र हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ है। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमार्ट के शासक विक्टर एनिमुअल द्वितीय पर थी। मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। कावूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमार्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की। फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं
सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1807 में वे दक्षिण इटली के 2 सिसिलियों के राज्य पर कब्जा जमाया। अंत में स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय सरकार का समर्थन पाने में सफल रहा। इस प्रकार इटली एकीकरण की प्रक्रिया में शासक विक्टर एनुमेल काबूर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी की विशेष भूमिका थी और 1861 में एनुमेल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। 1929 में समस्त संसार में एक भयंकर आर्थिक संकट आया। ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी नहीं देखा गया था। यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 में पैदा हुई और देखते ही देखते यह 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। आर्थिक संकट 1929 के लिए उत्तरदायी कारक और कारण। यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुई। 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उसका कोई खरीदार न रहा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में नहीं थे। जब तैयार माल का कोई खरीदारी ना रहा तो वहाँ कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर जो है बेरोजगार हो गए। इतने लिखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका में रिंडरपोस्ट का आना के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये एक बीमारी है जो पशुओं में फैला था। देखिए, रिंडरपोस्ट पशुओं में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो 1890 के दशक में अफ्रीका में फ्लैग की तरह फैला। अफ्रीका में यह बीमारी उन पशुओं के कारण फैला जो अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे भारतीय सिपाही के लिए भोजन के लिए अनेक पूर्वी देशों से मंगाए गए थे। जैसे ही यह पशु पूर्वी अफ्रीका पहुंचे, उन्होंने वहां के पशुओं को भी रिंडरपोस्ट की बीमारी में लपेट में ले लिया। 1892 से शुरू होकर अगले 5 वर्ष में पशुओं की यह घातक बीमारी दक्षिण और पश्चिम अफ्रीका की सीमा तक फैल गया। अगला, इस बीमारी के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। इस बीमारी के कारण अफ्रीका में कोई 90% पशु मौत के शिकार हुए। इस बीमारी से अफ्रीका के लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल बर्बाद और बेसहारा होने के कारण अफ्रीका के लोगों को विदेशी साम्राज्यवादियों के पास मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि उसके पास अपने पशु होते तो वे कभी भी यह काम नहीं करते। अफ्रीका के लोगों के इस विनाश और उसके साधनों के बर्बाद हो जाने के कारण यूरोपीय उपनिवेशवादियों को अफ्रीका को जीतना और अपना अधीन करना काफ़ी आसान हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जाता है। देखिए, पानी बहुत है लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है, इसी को बोलते हैं जल दुर्लभता। देखिए लिखा है, जल यद्यपि प्रकृति द्वारा असमाप्त होने वाले उपहार है, माने नवीकरण है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभता होती जा रही है। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। जल संरक्षण के उपाय। जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और इसके महत्व को समझाना चाहिए। पहला, जल को अशोधित करके इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्षा के दिनों में जो जल व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है उसे नहरें खोदकर सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। बड़े बड़े गहरे तालाब बनाकर इस जल को एकत्रित किया जा सकता है और गर्मी के महीने में जल का प्रयोग सिंचाई अथवा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। पानी का संरक्षण करके हम अधिक उपज पैदा कर सकते हैं और अधिक बिजली पैदा करके हम कोयले और तेल जैसे अनापूर्ति स्रोतों को बचा सकते हैं। जल प्रकृति की महान देन है, इसलिए इसका प्रयोग बड़ी समझदारी से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है कैसे। देखो, भारत एक उष्णकटिबंधीय या गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, मतलब सस्ता है ये। जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं ला जा सकते। वहाँ सौर ऊर्जा एक नवीकरण स्रोत है, इसे बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है। तो उसमें लिखेंगे उद्योगों द्वारा
निकाले गए धुओं से वायु प्रदूषण होता है। उद्योगों द्वारा निकाले गए कूड़े कचरे का जल में उत्सर्जन से जल प्रदूषण होता है। उद्योगों द्वारा निकाले गए जहरीली रसायनों का मृदा में प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। उद्योगों के शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया जो आपका एग्जाम में एकदम 100% देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। तो उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के विभिन्न उपाय क्या है। पहला, जल शक्ति का प्रयोग। हमें कोयला, लकड़ी या खनिज तेल से पैदा की गई बिजली जो हवा प्रदूषित करती है के स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में वातावरण में कम धुआं आएगा जिससे यह काफ़ी शुद्ध रहेगा। इतना ही लिखना है आपको, ये पॉइंट नहीं लिखना है। तापीय बिजली पैदा करने से करने में अच्छी प्रकार के कोयले का प्रयोग। बहुत से वैज्ञानिक का ऐसा सुझाव है कि यदि कोयले से तापीय बिजली पैदा होती है तो उत्तम श्रेणी के कोयले का प्रयोग करना चाहिए जो कम धुआं छोड़े। ऐसे में वातावरण का प्रदूषण जो है क्या होगा, कम फैलेगा। अगला देखिए, कारखानों को नगरों से दूर बनाना चाहिए। सभी फैक्ट्रियों को जो वातावरण से धुआं और जहरीला गैस छोड़ती है उन्हें शहरों से दूर ले जाना चाहिए ताकि वे नगरों के वातावरण को प्रदूषित न कर सके। प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले जल का उपचारित करना चाहिए। यदि फैक्ट्रियों के जल को नदियों में फेंकना ही है तो उसे पहले उपचारित कर लेना चाहिए और प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। चलो आगे देखो, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। तो देखो इधर क्या लिखेंगे। बेल्जियम में अपनाए गए सत्ता विभाजन के मॉडल की 4 मुख्य विशेषता। बेल्जियम के सत्ता विभाजन के मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या की गई है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। दूसरा, कुछ विशेष तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषाई समुदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत उसके पक्ष में हो, यदि एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं करे। शासक की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट रूप से कर दिया जाए। किसी भी मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। अगला, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, वहाँ दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है जिसे सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। अभी बताए थे ना, सामुदायिक सरकार एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो है जिसका चुनाव करते हैं। हो गया, चलिए अब आगे देखिए। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या 3 प्रमुख अंतर है इसको बताना है, स्पष्ट करना है। तो संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। तो संघात्मक सरकार में क्या होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है जैसे भारत में है। और एकात्मक सरकार में क्या होगा, यूएसए में भी यही सरकार है। एकात्मक सरकार में क्या होगा, संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, वही संपूर्ण देश का शासन चलाते हैं जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, श्रीलंका। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं करता है, इसमें केंद्र सरकार राज्य अथवा स्थानीय सरकार को आदेश जारी कर सकता है। संविधान प्रायः कठोर होता है, केंद्र सरकार अपने मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकता। इसमें संविधान प्रायः लचीला है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकता है। चलिए अब आगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता छिपी हुई है। यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानून को मानते हैं और लोगों के प्रति जवाबदेही होता है। जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाएगा उसी दिन उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदारियों से काम करता है और लोगों के हित का ध्यान में रखता है। लोगों को यह संभव बनाता है कि लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लोकतंत्र में ही विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे और अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाता है। आपका टॉप 50 क्वेश्चन हो गया, 40, 20, 60 क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अब आगे देखिए, सब सब्जेक्टिव करा देंगे एक वीडियो में। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। तो उपभोक्ता आंदोलन अनेक प्रकार के ग्राहकों के उत्पादकों, व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा अंधाधुंध ठगे जाने के कारण शुरू हुआ। कब तक लोग इस अन्याय को बर्दाश्त कर सकते थे। कभी उन्हें तेल, घी, शक्कर आदि में होने वाले मिलावट का सामना करना पड़ता था। कई बार कंकड़ वाली दाल और मसाले आदि खाने पड़ते थे। कई बार उन्हें कम तोल भी मिलता था, परंतु हर बार उससे अनुचित दाम लिए जाते थे। हर चीज़ की कोई हद होती है, हद से बढ़ जाने के बाद आंदोलन
उठाना प्रायः स्वाभाविक ही बन जाता है। अंत में तब होकर उपभोक्ता ने 1960 के दशक में इस आर्थिक शोषण के विरुद्ध अपना आंदोलन चलाया। अंत में सरकार की 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास किया। ये आ सकता है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पास हुआ? 1986 में। अगला देखो, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है? तो इसमें आरबीआई हो सकता है, लेकिन दोनों बैंक के बारे में बात हो रहा है, जैसे केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक। केंद्रीय बैंक भारत का आरबीआई है, जो सरकार का बैंक है, नोट जारी करता है और विभिन्न देशों को लाइसेंस प्रदान करता है। जबकि व्यापारिक बैंक है, जहाँ पे ग्राहक जमा स्वीकार करते हैं, ऋण लेते हैं, ये सब काम है। चलिए देखिए अब क्या होगा। बैंक में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं, वहाँ पर ब्याज प्राप्त होता है तथा पैसा सुरक्षित भी रहता है। अगला, बैंक जरूरतमंद को ऋण देकर उसके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बैंक में अधिक लोग काम में लगे होते हैं, इस प्रकार बैंक बेरोजगारी की समस्या को क्या करता है? खत्म करता है। बैंक देश में मुद्रा के परिचालन को नियंत्रित करता है। चलिए आगे, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? तो ऋण का दो स्रोत है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक स्रोत होता है जो बैंक से या सहकारी समिति से प्राप्त होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण वह है जो मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी इस सब से प्राप्त होता है। चलो देखो, ऋण के मुख्यतः दो स्रोत है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ऋण वह है जो बैंक या सहकारी समिति से प्राप्त होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण वह है जो साहूकार, व्यापारी, मित्र, रिश्तेदार से प्राप्त होता है। औपचारिक ऋणों में ब्याज दर प्रायः साधारण होता है, मतलब कम होता है, 8 से 10%, जबकि अनौपचारिक ऋण में प्रायः 4 से 6 गुना अधिक होता है। औपचारिक ऋण में ऋण लेने वाले को कोई शोषण नहीं होता, परंतु अनौपचारिक स्रोत में ऋण लेने वाले को अनेक प्रकार से शोषण का शिकार होना पड़ता है। इतने लिखना है आपको। मतलब देखिए, औपचारिक ऋण, इस यही सब कारण से हम लोगों को क्या करना चाहिए? भारत में औपचारिक स्रोतों का ऋण को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉलेट एक्ट क्या है? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन करें। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन के इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत में रॉलेट एक्ट का प्रखर विरोध हुआ। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक रूप से नागरिक अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। यह नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 में एक हड़ताल के साथ प्रारंभ होकर निश्चित किया गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियां एवं जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, टेलीग्राम सेवा बाधित हुई। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ? आलम फैल गया। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू किया, अनेक नेताओं को हिरासत में ले गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लग गई। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिससे लोग उग्र हो गए। बैंकों, डाकघर और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। चलिए आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। चलिए देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा गया। इस गुमास्ता को अनेक प्रकार के काम सौंपे गए। वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सके। वे ही बुनकरों से तैयार हुए माल को इकट्ठा करते थे। वे बने हुए सामान, विशेषकर बने हुए कपड़े की गुणवत्ता की जांच करते थे। चलिए आगे देखिए। कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते थे कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की? व्याख्या कीजिए। छपाई के ज्ञानोदय से ब्रासलेट, बाल्टेयर और रूसी जैसे चिंतकों के विचार का प्रसार हुआ। उन्होंने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की। उन्होंने तार्किकता का प्रचार प्रसार किया। इससे लोगों को राजशाही के विद्रोह हेतु प्रेरित किया। मुद्रण के सहारे पुराने मूल्यों, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच तथा धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श का मार्ग प्रशस्त हुआ। कार्टूनों और कैरिकेचरों मतलब व्यंग चित्र में यह भाव उभरा कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। इससे क्रांति की ज्वाला भी भड़की। मतलब मुद्रण संस्कृति से क्या हुआ? किताब आदमी पढ़ने लगा और लोग क्या हुआ? समझने लगे क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, राजा हम लोग के लिए क्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और यहाँ पैदा की जाती है उसका वर्णन करें। इस तरह का क्वेश्चन में आप चावल भी लिख सकते हैं, लेकिन गेहूं देगा तो गेहूं ही लिखना पड़ेगा। तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति। पहला, तापमान। गेहूं के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी, गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी है। गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश होना चाहिए। गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार मतलब इस सब क्षेत्र में होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। चावल की खेती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं, चावल, चाय, गन्ना, इसमें एक आएगा। चावल की खेती, चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उसके बाद चीन के बाद भारत में चावल सबसे अधिक होता है। तो ये लिखेंगे चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर होना चाहिए और 24 सेंटीमीटर से अधिक तापमान होना चाहिए। दोमट उपजाऊ मिट्टी, इसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रखती है, इसके लिए उपयोगी है। और जलोढ़ मिट्टी भी उपयुक्त है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी, घाटियों और डेल्टा प्रदेश में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। अगला, इसलिए चावल अधिकांशतः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होता है, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? दोनों का आंसर एक ही होगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, विश्व में बड़े बड़े देश हैं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि इन बड़े देशों में एक व्यक्ति अथवा शासन संभव नहीं है, इसलिए कई लोगों के समूह मिलकर शासन चलाते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को एक समूह के रूप में संगठित करने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मतों द्वारा शासन वर्ग का चुनाव होता है। इसके लिए एक देश या प्रांत को कई चुनाव क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। राजनीतिक दल ही चुनाव में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार खड़े होते हैं और बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं। इतने लिखना आपको। राजनीतिक दल में एक विचारधारा के लोग सम्मिलित होते हैं जो चुनाव में बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं और पूरे कार्यकाल तक शासन चलाते हैं। हो गया। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन और है। भारत के संघीय व्यवस्था का वर्णन करें। केंद्र और राज्य शक्तियों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया, स्पष्ट करें। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है। अपने अपने विषयों पर एक विचार लिखना है। चलिए देखिए क्या लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुरा उल्टा के इसमें क्वेश्चन आ सकता है। पहला, भारत की शासन व्यवस्था संघीय है। संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 2 केंद्र हैं, केंद्र और राज्य। हाल ही में इस व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा चरण पंचायती राज और नगर पालिका को भी जोड़ा गया है। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विभिन्न स्तरों पर विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन निम्नलिखित 3 सूचियों द्वारा किया जाता है। पहले, संघ सूची। इस सूची में राष्ट्र महत्व के विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि सम्मिलित है। राज्य सूची, इस सूची में वैसे विषयों को शामिल किया गया है जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। इसी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि को शामिल किया गया है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। तो इसमें कौन कौन सा विषय सम्मिलित है ये सब आपको पढ़ना है। चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन है। खुली बेरोजगारी और प्रछन्न बेरोजगारी क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी पढ़ा दी है बहुत बार। खुली बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग जो है पूर्णतः बेरोजगार होते हैं। और प्रछन्न बेरोजगारी, इसके अंतर्गत लोग जो है नियोजित प्रतीत होते हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक लोग काम में लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्र कंपनी की क्या भूमिका है? तो बहुराष्ट्र कंपनी प्रायः विश्व के ऐसे स्थानों की तलाश में रहती है जहां उसके उत्पादन की लागत कम हो ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। विभिन्न देशों में बहुराष्ट्र कंपनी के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार भी वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। इस प्रकार बहुराष्ट्र कंपनियां विभिन्न देशों के बीच संबंधों को तेजी से बढ़ा रहा है। साथ ही विभिन्न देशों के बाजार एवं उत्पादों का भी तेजी से राष्ट्रीयकरण हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्र कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलो अब इसको बताना है। सबसे पहले जमशेदपुर झारखंड में है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है? लो एक्सेस क्या है? बेलाडीला। लो एक्सेस बेलाडीला कहाँ पे है? बेलाडीला यहाँ पे है आपका उड़ीसा तरफ। उसके बाद क्या है? सूती वस्त्र उद्योग सूरत में है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? सूरत में। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला, बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तो ये है आंध्र प्रदेश। हो गया। इसी तरह आपको दर्शाना है।
हम पूरा कंप्लीट कर दिए, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म कर दिए। ऑब्जेक्टिव का 2-3 वीडियो बनाए थे, उसको आप लोग देख लीजिए एग्जाम से पहले 2 बार, 30 में 30 आ जाएगा। और इतना जो सब्जेक्टिव पढ़ा है इसको ध्यान से देख लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।